इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सरदेव बाबूजी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले अलीगढ़ मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, हर राम भक्त की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार, इसकी जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ये चतुर्थ पुण्यतिथि है सरदेव बाबूजी की। उन्होंने इसी परिवार में जन्म लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन में राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त किए। एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया। और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबूजी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सरदेव बाबूजी के द्वारा दी गई। 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर
आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज सरदेव बाबूजी के प्रति यही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए, बुलंदशहर सरदेव बाबूजी की कभी विधानसभा हुआ करती थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण सरदेव बाबूजी के नाम पर किया गया। प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर लखनऊ में किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर की गई। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाते थे। विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे। होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह भी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी।
आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न की। अलीगढ़ के भी बहुत सारे नौजवान भर्ती हुए थे, उसमें बहुत सारे अलीगढ़ के नौजवान भर्ती हुए, एटा के नौजवान भर्ती हुए, कासगंज और हाथरस के नौजवान भर्ती हुए, प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नौजवान उसमें भर्ती हुए। लेकिन क्या ये 2017 के पहले भी संभव था? क्या 2017 के पहले ये नहीं हो सकता था? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में आने पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, अराजकता को बढ़ाया है, गुंडागिर्दी को बढ़ाया है, हिंदू मानबिंदुओं पर और उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने का जो कुत्सित कार्य किया था, आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन जा रहा है। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। और इसी पीड़ा में इनके द्वारा फिर से जातीयता के उस जहर को घोलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने न केवल हिंदू संस्थाओं को बल्कि अब तो देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। अगर कोई पक्ष फैसला देता है तो उनको धौंस दी जाती है। अगर वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बात कह देते हैं उन्हें धमकी दी जाती है। और अब तो चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है, चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है। यानी एक तरफ पीडीए की बात करेंगे और दूसरी तरफ उनके स्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मतदाता बना करके यहां के वंचितों को, यहां के पिछड़ों को और भारत के नागरिकों को मतदान करने से वंचित करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस दुष्चक्र के खिलाफ आज जब कार्य हो रहा है तो उस कार्यक्रम को व्यवधान पैदा करके इनके द्वारा न केवल संसद की कार्रवाई को बल्कि चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगा करके, जुडिशरी पर भी आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं की भी अवमानना करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर हम सबके लिए सरदेव बाबूजी का वह आदर्श एक नई प्रेरणा है, एक आदर्श है। हम सब उससे प्रेरित हो, उनके प्रेरणा का अपने जीवन का अंगीकार करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज उनकी पुण्यतिथि के इस आयोजन के साथ जब हम जुड़े तो हम सबका दायित्व बनता है कि सरदेव बाबूजी के बताए उन मार्गों का अनुसरण करें जिन्होंने भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत और भारतीयता के लिए पूरे जीवन भर प्राण प्रण से जुट करके कार्य किया था। और उसी अभियान के साथ अगर हम सब जुटेंगे तो उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा, भारत की अर्थव्यवस्था का गणी राज्य बनेगा। आज जिस क्षेत्र में यह आयोजन हो रहा है, यह ताला नगरी भी सरदेव बाबूजी की उन्हीं स्मृतियों का ताजा कराता है, जो स्थानीय उद्यम को प्रोत्साहित करके रोजगार के साथ स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर भारत है। यही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का आधार बनेगा और उस विकसित भारत के लिए हम सबको प्राणपण से काम करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सरदेव बाबूजी के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय श्री राम।